हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू गोपाली कम्युनिटी ऑफ इकोनॉमिक्स। डियर स्टूडेंट, आप अच्छी तरह से जानते हैं कि पिछली बार का जो हमारा करंट अफेयर का सीरीज़ था उसमें हमने 13 वीडियो डाले थे जो करंट्स के डेटा उसके अंदर थे, और साथ के अंदर जो स्टैटिक पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का वो भी मैंने इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो डाले थे, और उसके अंदर से 8 क्वेश्चन उसके अंदर से आए थे। तो इसी तरह से अब की बार भी मैं ये सीरीज़ जो है वो आपके सामने मैं लेके आया हूँ, और इसका जो भी हम रोज़ जितना डिस्कस करेंगे और इसकी जितनी भी पीडीएफ होगी वो हर एक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दिया जाएगा, राइट। कुछ एक बात और मैं अपडेट करना चाहता हूँ, जैसे कि हमने पिछली बार बात किया था बहुत सारा स्टैटिक पोर्शन के अंदर कि सपोज फॉर एग्जांपल कि अब की बार जो सीपीआई का बेस ईयर है वो चेंज हो गया। तो जो नया चेंज हुआ सीपीआई का बेस ईयर, उसमें किस किस को वेटेज मिली है और कितना कुछ चेंजेस हुआ है, तो वो मैंने पीछे वाले वीडियो में डिटेल में डिस्कस किया है, और वो इसी वीडियो के नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा और पूरा लिख के भी डालूंगा कि इतने से इतने तक वो भी ज़रूर देखिएगा, क्योंकि अभी तक वो पूछा नहीं गया है और मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस है कि वो पूछा जाएगा, राइट। तो एक और मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ कि हमने जो ये सीरीज़ अब की बार लाए हैं, अब की बार 13 वीडियो के अंदर नहीं, टोटल 4 वीडियो के अंदर लाएंगे। एक वीडियो आज का है जिसमें टोटल इकोनॉमिक सर्वे के अंदर जो सारा डिटेल्स है वो आ जाएगा। कल जो हम वीडियो करेंगे वो बजट के ऊपर आ जाएगा। परसों जो वीडियो करेंगे वो जो स्टैटिक पोर्शन है इंडियन इकोनॉमी का, कब सेविंग रेट पॉजिटिव हुई, कब बीओपी डेफिसिट नेगेटिव पॉजिटिव जो भी है, राइट, कब करंट अकाउंट डेफिसिट पॉजिटिव नेगेटिव, नोबेल प्राइज़ किसको मिला, और इसके अलावा और भी जो रह जाते हैं, एग्रीकल्चर्स का रह गया, वो जो जो स्टैटिक पोर्शन है वो, तो थर्ड वीडियो में वो, और फोर्थ वीडियो में जो भी मिसलेनियस है, जितने भी टाइप का मिसलेनियस जो मेरे को लगता है कि इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है और वो पूछे जाते हैं हर एक पेपर में, तो जो मैंने मेरे बच्चों को क्लास में करवाया है वो मैं आपको दूंगा। तो आप ये वीडियो पूरा एंड तक देखते जाएं और ये सीरीज़ पूरी अच्छी तरह से देखें और इसका पीडीएफ का प्रिंट आउट निकाल लें, और आई होप कि आपका जो करंट के क्वेश्चंस प्लस में जो स्टैटिक इंडियन इकोनॉमी के क्वेश्चंस आएंगे वो इससे बाहर नहीं जाएंगे, और एक और आपको एक्स्ट्रा कुछ पढ़ने का भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर मैं डेट को भी ले लूँगा। डेट इंडियन स्ट्रक्चर का कैसे कैसे डेट कैलकुलेट होता है वो भी वीडियो मैंने पिछली बार डाला था, तो अब की बार हम देख लेंगे कि डेट इंडिया का कितना है, जो काफ़ी बड़ा है अब की बार इंडियन इकोनॉमी के अंदर, तो क्वेश्चंस आने की संभावना है, राइट। तो ये पूरा एक सीरीज चलेगा जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बेसिकली कि जो पिछला फाइनेंशियल ईयर गया है उसके अंदर मेनली क्या क्या हमारा स्ट्रक्चर रहा है, राइट। तो देखिए हम बात करेंगे साइज़ एंड ग्रोथ, जीडीपी का साइज़ कितना है, उसका ग्रोथ कितना रहा है, क्वार्टरली ग्रोथ रेट कितना रहा है, एनुअल ग्रोथ रेट देखेंगे, क्वार्टरली भी देखेंगे, क्योंकि पीछे मैंने देखा है कि ऐसे भी क्वेश्चंस आए हैं कि फर्स्ट क्वार्टर की ग्रोथ रेट बताओ, तो हमने पिछले साल का जो है क्वार्टर 1, क्वार्टर 2, क्वार्टर 3 और क्वार्टर 4 सभी का ले लेंगे, और जो अब फाइनेंशियल ईयर चल रहा है उसका क्वार्टर 1 का अभी तक आया नहीं है, राइट। उसके बाद में हम देखेंगे कि जीडीपी के अंदर पिछले साल सेक्टरल शेयर क्या रहा, एग्रीकल्चर का कितना रहा, इंडस्ट्री का कितना रहा, इंडस्ट्री में सबसे हाई किसका रहा, और सर्विस का कितना शेयर रहा जीडीपी के अंदर, उसमें सबसे हाई किसका शेयर रहा, राइट। उसके बाद में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे हमारा जो डेफिसिट से इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, मैं बार बार बोल रहा हूँ आज का लेक्चर इकोनॉमिक सर्वे का ही रहेगा, राइट। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे फूड ग्रेन प्रोडक्शन इंडिया के अंदर, फूड ग्रेन कितना प्रोडक्शन होता है, फूड ग्रेन में आता है क्या क्या है, सबसे ज़्यादा राइस कहाँ होता है, और सबसे ज़्यादा वीट कहाँ होता है, ऐसे सबसे ज़्यादा पल्सेस कहाँ होता है, ग्राउंड नट्स कहाँ होता है, कितना होता है, टारगेट फूड ग्रेन का कितना था, अचीव कितना किया हमने, राइट। और इसके साथ में हम ये भी देखेंगे कि एफसीआई प्रोक्यूरमेंट है वो कितनी कमोडिटी पे करता है, सबसे ज़्यादा राइस प्रोक्यूरमेंट कहाँ से करता है, सबसे ज़्यादा वीट प्रोक्यूर कहाँ से करता है, तो ये सब हम देखेंगे, राइट। तो इस वीडियो के अंदर ये एक सारा का सारा कंसेप्ट जो है वो रहेगा, राइट। तो हम स्टार्ट करते हैं। देखिए कि इंडियन इकोनॉमी का साइज़ कितना है। तो एक वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक हर साल अक्टूबर में पब्लिश होता है, और पब्लिश जो है वो आईएमएफ इसको पब्लिश करता है, राइट। तो अक्टूबर अभी इस ईयर में तो आया नहीं है, वाजिब सी बात है, तो ये पिछले ईयर का ही मैं यहाँ पर आपको दिखा रहा हूँ कि उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो इकोनॉमी है वो लगभग
ट्रिलियन डॉलर यूएस डॉलर का इकॉनमी है, राइट। और वो ग्लोबल लेवल पे हमारा 6th पोजीशन है, 6th पोजीशन, ये भी ध्यान रखना, राइट। और वर्ल्ड बैंक इंटरनेशनल अगर कंपैरिजन वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग देखें तो परचेजिंग पावर पायरिटी के ऊपर इंडियन इकॉनमी जो है वो 8.9 ट्रिलियन डॉलर का है, राइट। ये आप ध्यान में रखिएगा। और इंडिया का जो शेयर बन जाता है वो लगभग 6.15 ग्लोबल जीडीपी के अंदर इनका शेयर बन जाता है, राइट। तो ये हमारा एक बेसिकली, और इसके अकॉर्डिंग इंटरनेशनल वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग जो रैंक है इंडिया का वो 3rd रैंक है। तो यहाँ पे आपको मेन 3 पॉइंट याद रखना है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक पब्लिश करता है आईएमएफ, और उसके अकॉर्डिंग इंडिया का जो पोजीशन है इंडिया का जो पोजीशन है जीडीपी का वो 6th नंबर पे आता है। और परचेजिंग पावर पायरिटी आप आईटी के अंदर पढ़ते हैं, परचेजिंग पावर पायरिटी के अंदर इंडियन इकोनॉमी जो है वो लगभग 8.9 ट्रिलियन डॉलर की। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि फर्स्ट पोजीशन पे यूएस का इकोनॉमी है, दूसरे नंबर पे चाइना का इकोनॉमी है, राइट। और तीसरे नंबर पे जापान का इकोनॉमी है, चौथे नंबर पे जर्मनी का इकोनॉमी है, 5वें नंबर पे यूके का इकोनॉमी है, और 6th नंबर के इंडिया का इकोनॉमी है। तो ये जो है ये हमारा 6th पोजीशन हो गया, राइट। और परचेजिंग पावर पैरिटी के अंदर हमारा जो है वो 3rd पोजीशन है दुनिया के अंदर, यूएस, चाइना और उसके बाद में इंडिया। तो एक्चुअल में मैं क्लास में बच्चों से बात करता हूँ कि जो परचेजिंग पावर पैरिटी की बात आती है तो बच्चों के क्लियर नहीं होता है कंसेप्ट की क्या बात है। एक्चुअल में परचेजिंग पावर पैरिटी का सेंस है कि दुनिया में आपका प्रोडक्ट कितना जो है वो कॉम्पिटेटिव है, यानी कॉस्ट के अंदर कितना इफेक्टिव है, कॉस्ट इफेक्टिव है। तो परचेजिंग पावर पैरिटी हमें ये दिखाती है कि इंडिया का दुनिया के अंदर जो प्रोडक्ट है वो 3रे नंबर का सस्ता प्रोडक्ट है, राइट। तो ये हमारा आपको याद रखना है। 6th पोजीशन है, परचेजिंग पावर पैरिटी के अकॉर्डिंग 3rd पोजीशन है, और अब्सोल्यूट के अंदर हमारा है 6th पोजीशन। अब्सोल्यूट को मेजर करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक, आईएमएफ पब्लिश करता है, वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग इंडिया का पोजीशन है 3rd, दैट इज परचेजिंग पावर पैरिटी, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए डियर स्टूडेंट, जो 4th क्वार्टर के डेटा अभी पिछले दिनों ही पब्लिश हुआ है, 31-30 तारीख को, राइट। आई थिंक 30 जुलाई को ये पब्लिश हुआ है। तो वहाँ से मैं ये डेटा आपको शो कर रहा हूँ। जो भी डेटा होगा वो पूरा ऑथेंटिक होगा, ऐसा नहीं है कि गूगल से कहीं से उठाया हुआ डेटा है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ऑथेंटिक सोर्स है, राइट। तो देखिए 2021-22 के अंदर इंडियन इकोनॉमी का जो इकोनॉमी के अंदर जो बेसिकली प्रोडक्शन रहा है वो प्रोडक्शन जो है वो 147 लाख करोड़ का प्रोडक्शन रहा है, राइट। आप अच्छी तरह से जानते हैं कि क्वार्टरली लगभग 30-32 लाख करोड़ का होता है इंडियन इकोनॉमी में। और अगर एनुअल हम देखें अब की बार तो टोटल जो प्रोडक्शन है इंडियन इकोनॉमी में वो 147 लाख करोड़ का है, जो कि पिछली साल जो था वो 135 लाख करोड़ था, राइट। तो अगर इसके अंदर हम ये जो मैं बात कर रहा हूँ ये कांस्टेंट प्राइस के ऊपर बात कर रहा हूँ, 21-22 का जो बेस प्राइस है, राइट। और अगर हम करंट प्राइस की बात करें तो इंडियन इकोनॉमी का करंट प्राइस के ऊपर जो जीडीपी है वो 236 लाख करोड़ का है, यही पिछली बार 197 लाख करोड़ का था, राइट। ये आपको ध्यान रखना है बेसिकली कि लगभग इंडियन इकोनॉमी इतने का है अप्रोक्सीमेटली नॉमिनल में और रियल के अंदर, राइट। अब इन्हीं डेटा के अकॉर्डिंग अगर हम ये जो डेटा थे इस डेटा के अकॉर्डिंग इसके साथ कंपैरिजन करें तो रियल में जो इंडियन इकोनॉमी का जो ग्रोथ रेट आया है वो 8.7 आया, यानी अब की बार का जो एनुअल ग्रोथ रेट है वो इंडियन इकोनॉमी का 8.7 है, राइट। अगर हम नॉमिनल जीडीपी की बात करें तो ये जीडीपी इतनी है, पिछली बार इतनी थी। तो इसके अंदर अगर आप ग्रोथ रेट निकालोगे, परसेंटेज चेंज निकालोगे तो वो लगभग आपका बैठेगा 19.6%, राइट। तो ये भी आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि इंडियन इकोनॉमी ने कितना ग्रोथ किया है, क्योंकि जुलाई के अंदर डेटा आया है और अभी जैसे डेटा पब्लिश हुआ है तो वाजिब सी बात है कि पूछा जा सकता है। तो 8.7% जो इंडियन इकोनॉमी का है वो ग्रोथ रेट रहा है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड और देखते हैं। अब अगर हम बात करें कि पर कैपिटा इकोनॉमी के अंदर पर कैपिटा जीडीपी देखें तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है। फर्स्ट बार में एक फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछा जा सकता है, नहीं भी पूछा जाता है तो भी अगर आप प्रिपरेशन करके जाते हो तो आपका एक कॉन्फिडेंस होता है एग्ज़ाम हॉल के अंदर, और कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है, राइट। तो अगर हम जीडीपी पर कैपिटा देखें तो 2011-12 बेस ईयर के प्राइस के ऊपर 21-22 में अगर हम देखें तो वो है 1,00,000
1,07,670 रुपये जो है वो जीडीपी पर कैपिटा बैठती है, जिसके अंदर जो ग्रोथ है वो 7.5% ग्रोथ हुआ है, राइट। और अगर वही हम जीडीपी पर कैपिटा नॉमिनल प्राइस पे देखें तो 21-22 के अंदर, नॉमिनल प्राइस आप जानते हैं करंट प्राइस के ऊपर, राइट। तो अभी आप देख के आए हो करंट प्राइस के ऊपर जो जीडीपी थी उसको अगर पॉपुलेशन से डिवाइड करवाया जाए तो आपको 1,72,913 रुपये जीडीपी पर कैपिटा आता है, राइट। अब डियर स्टूडेंट, अगर हम पिछले ईयर का 21-22 का Q1, Q2, Q3 और Q4 का अगर हम जीडीपी ग्रोथ रेट देखें तो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन पिछले पेपर्स में पूछा गया है। तो देखिए, क्वार्टरली अगर जीडीपी कांस्टेंट प्राइस पे देखें तो फर्स्ट क्वार्टर का 20.1 यानी 20.1% जो है वो ग्रोथ है। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं ये वाला जो ग्रोथ है, इस स्लाइड को मैं डिटेल में डिस्कस करूँगा अभी क्वार्टर का डिस्कस करके। सेकंड क्वार्टर का अगर हम ग्रोथ देखें तो लगभग देखिएगा 8.4 है, तो 8.4 है। यहाँ पर आप देख सकते हो कि ये जो लगभग आपका 32 लाख करोड़ रुपए यहाँ ऐड हुए इस क्वार्टर के अंदर, राइट। इस क्वार्टर के अंदर अगर आप देखोगे तो लगभग ऐड हुआ है 35 लाख करोड़, इसमें अगर देखोगे तो 38 लाख करोड़, इसमें अगर आप देखोगे तो 40 लाख करोड़। तो थर्ड क्वार्टर का यहाँ पर आप मत देखिएगा, ये वाला है 5.4%, राइट। और फोर्थ क्वार्टर का ये मत देखिएगा, फोर्थ क्वार्टर का 4.1% है, राइट। तो ये आपके क्वार्टरली जो ग्रोथ रेट है वो आई है, ठीक है। और एक चीज़ आप देखिए, आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं तो आपको मालूम होना चाहिए कि हमारा एक क्वार्टर के अंदर कि लगभग 3 महीने के अंदर अगर हम एक साल को 4 क्वार्टर करते हैं तो उसका एक 3 मंथ्स के अंदर हमारा जीडीपी लगभग कितना इकोनॉमिक प्रोडक्शन होता है इस कंट्री में, तो लगभग आप ये देख लीजिएगा, राइट। तो देखिएगा क्वार्टरली ये हमारा डेटा रहेगा कि हमारा यहाँ से आप समझिएगा। और इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है कि अगर इंडियन इकोनॉमी के अंदर लगभग एक साल के 3 महीने के अंदर अगर हम देखें तो लगभग 32, 35, 38, 40 लाख करोड़ के नियर अबाउट जाता है। तो अगर बात रही कि ग्रोथ रेट हम देखते कैसे है क्वार्टरली, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट है दिए स्टूडेंट। देखिएगा यहाँ से Q1 से Q1 का कंपैरिजन करते हैं हम लोग, राइट। तो Q1 से Q1 का ये करोगे तो 32 के अंदर से 27 माइनस करोगे तो लगभग आपका ये 32-27 का जो डिफरेंस है वो 5 हो गया, और 5 को 27 से डिवाइड करवाओगे तो लगभग उतना बैठ गया कि 5 टाइम्स मल्टीपल बैठ गया, तो 20% आ गया ना। तो Q1 से Q1 का कंपैरिजन होगा। इधर अगर देखोगे तो ये Q2 का Q2 के साथ कंपैरिजन होगा, राइट। तो इसका ग्रोथ रेट ये रहेगा। अगर आप इधर देखोगे तो Q3 का Q3 से कंपैरिजन होगा, Q4 का Q4 से कंपैरिजन होगा, राइट। हालांकि आप ये ऐसे कह सकते हो कि ग्रोथ रेट कम हो गई, लेकिन एब्सोल्यूट इकोनॉमी जो है वो बढ़ती जा रही है। ग्रोथ रेट इसलिए कम दिख रही है क्योंकि इस पीरियड के अंदर इकोनॉमी जो है बहुत ज़्यादा डाउन गई हुई होती है। जब इकोनॉमी डाउन गई हुई है तो उसके बाद एक बार राइज होता है तो एब्सोल्यूट अमाउंट ज़्यादा दिखाई देती है, राइट। तो ये हमारा जो स्ट्रक्चर था। अब डियर स्टूडेंट, एक और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट जो मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा हूँ कि देखिएगा, तो आप जानते हैं कि एग्रीगेट डिमांड जो है वो C+I+Z+NX जो है वो होता है, या आप इसके अंदर देखें तो X-M होता है, राइट। तो एक चीज़ देखें, मैं आपको एक जनरल डिस्कस कर रहा हूँ। आप एग्ज़ाम हॉल में बैठते हैं तो एक मोटे तौर पे आपको एक जो समझ है वो होनी चाहिए। तो देखिएगा, C का अगर हम बात करें तो यहाँ पर ऑन एन एवरेज अप्रोक्सीमेटली चाहे कौन से भी क्वार्टर का है वो देखिएगा कि लगभग C जो है वो हमारा सबसे ज़्यादा रहा है इनके कंपैरिजन में। ये आपका फर्स्ट C है, सेकंड आपका Z है, ये आपका I है, और ये आपके नेट एक्सपोर्ट इंपोर्ट है, राइट। तो ये वाला लगभग आपका 20-25, ये वो इकोनॉमी जब डाउन गई थी तो आपका कंजप्शन जो है वो गिर गया था। बहुत सारे रीजंस थे, हम ये डिस्कस नहीं करेंगे यहाँ पर, राइट। उसके बाद में आप देख सकते हैं कि यहाँ से यहाँ पर गवर्नमेंट ने पंप प्राइमिंग हुआ, पंप प्राइमिंग होते ये इकोनॉमी जो है वो यहाँ से यहाँ भी पंप प्राइमिंग हुआ, इससे पहले भी पंप प्राइमिंग हुआ इकोनॉमी के अंदर, राइट। तो वो इकोनॉमी जो है वो रिवाइव कर गई है, राइट। अब मैं इसको, ये C हो गया। I जो है वो बेसिकली ये Z देखेगा लगभग 4 लाख के आर बार रहता है इकोनॉमी में, 4, 3.5, 4 के आर बार। ये जो है वो 6 लाख अप्रोक्सीमेटली 6 से ऊपर चला गया, 12 के हो गया, राइट।
तो ये रिसेशन वाले टाइम जो कोविड था फर्स्ट वेव उसके अंदर ये इतना हुआ, अब इतना वापस पहुंच गया है। और ये हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का रहेगा, राइट, लगभग ये वाला सेक्शन। तो मैं एक रफली एस्टिमेशंस जो है वो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ। अभी आगे वाले स्लाइड के अंदर एग्रीगेट डिमांड जो है उसको डिटेल में डिस्कस करूँगा परसेंटेज के अंदर, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट। तो एक रफली एस्टिमेशंस अपने माइंड में रखिएगा कि ये जो हमारी इकोनॉमी का एग्रीगेट डिमांड है उसका सी जो कंजप्शन है वो लगभग 55 के नियर अबाउट रहता है, 55 से अबव रहता है, राइट। तो इसका जो है वो 55, आई जी का अगर हम बात करें तो लगभग जी जो है वो ये रहता है, राइट। तो गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर जो है वो लगभग 11%, 10%, 12% ये रहता है, लगभग इतना ही हमारा जीडीपी का। टैक्स भी इतना ही रहता है अप्रोक्सीमेटली। तो खैर हम वो टैक्स के ऊपर हम बाद में बात करेंगे, राइट। तो ये वाला इतना परसेंटेज हो गया, राइट, सी। और अगर हम आई की बात करें तो आप अच्छी तरह से जानते हैं इन्वेस्टमेंट सेविंग के इक्वल होता है। सेविंग आपको मालूम है कि 30%, 32%, 32.5%, 33% के नियर अबाउट चल रही है अभी, राइट। तो ये भी आप देख लीजिएगा कि ये एक्सपेंडिचर जो है इन्वेस्टमेंट, इंड्यूस इन्वेस्टमेंट जो है वो इतना रहेगा, राइट। और ये एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों जो है वो ये वाला जो है वो इतना परसेंटेज होता है। तो इससे आपको अंदाज़ा भी लग जाता है कि इकॉनमी कितनी ओपन है हमारा, राइट। तो ये डियर स्टूडेंट आपको एक रफली एस्टिमेशंस माइंड में रखना चाहिए, राइट। अक्सर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेक्टरल शेयर कितना रहा है जीडीपी के अंदर, राइट। तो अगर हम बेसिकली सेक्टरल शेयर की बात करें तो अब की बार वाला जो पोर्शन है वो ये वाला पोर्शन है जो अपने को ध्यान में रखना है। इसके अंदर भी एग्रीकल्चर और अलाइड का जो सेक्टरल शेयर है वो 18.8 है, राइट। और इंडस्ट्री का जो शेयर है वो 28.2 है। और सर्विस का जो सेक्टर है वो शेयर है, जो सेक्टरल शेयर है वो 53 है। तो मैं दोबारा से रिपीट कर रहा हूँ, एग्रीकल्चर है 18.2 और इंडस्ट्री जो है वो 28 एग्रीकल्चर जो है वो 18.8 और इंडस्ट्री जो है वो 28.2 और ये दोनों, और इसके बाद में 53% जो है ये तो पूरा 100 हो जाएगा, राइट। तो ये आपका सेक्टरल शेयर। अब आपसे पूछा जा सकता है कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर किसका है, तो आपको ध्यान रखना है मैन्युफैक्चरिंग का इंडस्ट्री के अंदर शेयर है। एक बात मैं डिस्कस करना चाहता हूँ, जैसे आप जानते हो कि मैन्युफैक्चरिंग का टारगेट जो है वो हमने 24-25 तक 25% करने का ले रखा है। क्योंकि डियर स्टूडेंट देखिए होता क्या है कि जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग का डिमांड जो होता है इनकम इलास्टिक होता है। जैसे इनकम बढ़ती है हमारी मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्ट के लिए डिमांड बहुत ज़्यादा बढ़ती है, इनकम इलास्टिक होता है, राइट। तो इसके अंदर बहुत ज़्यादा लेबर जो है वो एब्जॉर्ब करने की क्षमता होती है। इसीलिए कहीं ना कहीं हमारा जो सेकंड 5 ईयर प्लान था वो जो हैवी इंडस्ट्री के ऊपर एम्फेसिस था, उसका टारगेट यही था कि अगर हम मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देंगे, इंडस्ट्री को बढ़ावा देंगे तो लेबर जो है वो बहुत ज़्यादा एब्जॉर्ब कर लेगा, तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा, राइट। तो इकोनॉमी के अंदर ये सबसे महत्वपूर्ण होता है, सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है वो मैन्युफैक्चरिंग होता है। अगर आप चाइना का देखो तो लगभग 30% के 28% से नियर अबाउट उनका मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है। तो अगर कोई भी इकोनॉमी, जो भी इकोनॉमी ग्रोथ करती है, एम्प्लॉयमेंट आता है, वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर से आता है। और हमारी इकोनॉमी अभी आप देखोगे कि जैसे स्टार्टअप स्टार्ट हुए इस कंट्री के अंदर, कि लगभग आज मैं देख रहा था कि 75,000 स्टार्टअप्स और वो भी डिफरेंट सेक्टर के अंदर आए हैं। तो डेफिनेटली जो स्टार्टअप हुए कंट्री के अंदर, तो थोड़े टाइम बाद जो स्टूडेंट्स हैं, नई जनरेशन है, वो भी इस कंट्री के अंदर देखेगा आप कि आज आप सुनते हैं ना कि अपने पेरेंट्स से वो कहते हैं कि हमारे टाइम में, राजीव के टाइम में कोई कंप्यूटर की बात करना स्टार्ट किया था और आज कंप्यूटर घर घर हो गया। तो यही तुम ठीक 20-25 साल बाद आप नेक्स्ट जनरेशन से बात करोगे कि जब हम पढ़ रहे होते थे तो स्टार्टअप की बात चलती थी और आज हर कोई घर में स्टार्टअप है और हर एक इंसान बिजनेसमैन और पैसे वाला है और इकॉनमी के अंदर सप्लाई साइड स्ट्रॉन्ग हो जाएगी, राइट। तो हर कोई इकॉनमी ऐसे सपने अक्सर रखती है और हम सपने नहीं, अभी उनको प्रैक्टिकल भी करते जा रहे हैं। और आप देखना ये साउंड लाइक क्लस्टर की तरह कैसे फैलेगा इकॉनमी के अंदर। तो दूसरा अगर हम बात करें
इसके अंदर तो सबसे ज़्यादा सर्विस सेक्टर के अंदर जो ग्रोथ है ये इम्पोर्टेंट है, सर्विस सेक्टर के अंदर जो सबसे ज़्यादा शेयर है वो आपका बेसिकली फाइनेंशियल, रियल एस्टेट और प्रोफेशनल सर्विसेज का है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो मैं अभी दोबारा से रिवीजन यहाँ पर ले रहा हूँ, आप देखिएगा कि इंडस्ट्री के अंदर सबसे ज़्यादा शेयर मैन्युफैक्चरिंग का है और सर्विस सेक्टर के अंदर सबसे ज़्यादा जो शेयर है वो किसका है, फाइनेंशियल और रियल एस्टेट का है बेसिकली, और उसके बाद जो है होटल, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन का आएगा और पब्लिक सर्विसेज का सबसे एंड में आ जाएगा। तो ये स्लाइड आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉम्पिटिटिव एग्जाम और नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से, राइट। तो डियर स्टूडेंट, एक बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट कंसेप्ट और है, अक्सर पूछा जाता रहा है कि इंडियन इकोनॉमी का जो $5 ट्रिलियन होने का जो टारगेट है वो कब तक पूरा होने के चांस, कब तक पूरा होने का टारगेट ले रखा है। तो 2024-25 में 2019 जुलाई में अनाउंस किया था यूनियन, ये जो बजट आया था 19-20 का, उसके अंदर कि हम $5 ट्रिलियन का टारगेट रखते हैं जो कि हमारा 24-25 में हम अचीव करेंगे, ऐसा बोला गया था। तो ये ईयर के साथ आप याद रखिएगा, राइट। तो अगर हम बात करें कि WPI का, तो अप्रोक्सीमेटली WPI अपना इतना परसेंटेज के इंक्रीज हुआ है, राइट। CPI हेडलाइन इन्फ्लेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि CPI कंबाइंड, रूरल और अर्बन को कंबाइंड करके जो उर्जित पटेल कमेटी की रिकमेंडेशन थी, उससे पहले इंडिया के अंदर जो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो थी वो WPI होती थी, लेकिन अब RBI ने टारगेट करना स्टार्ट कर दिया है CPI को, राइट। तो आपसे अगर पूछा जाए कि हेडलाइन इन्फ्लेशन क्या होती है तो CPI, राइट। अगर उसका हम वैल्यू देखें तो लगभग इतना परसेंट रहा, ये मैं इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग बोल रहा हूँ। हालांकि अब अगर लेटेस्ट देखोगे तो वो लगभग आपका 7 क्रॉस कर गया है, जो कि टारगेट 4% ±2% था उर्जित पटेल कमेटी के अकॉर्डिंग। और एक बात मैं अभी आपको और बोल रहा हूँ डियर स्टूडेंट कि ये जो टारगेट था उससे ऊपर चला गया है, तो उसके अगर आपको रीज़न पूछे कि करंट सिनेरियो में इकोनॉमी जो है वो कौन सी साइड से प्रॉब्लम्स है या क्या प्रॉब्लम्स है, तो बेसिक आप बता सकते हैं कि देखिए, एक तो कोरोना की वजह से सभी गवर्नमेंट ने दुनिया के अंदर डिमांड साइड पुश किया था, उस स्टिमुलेट किया था फिस्कल पॉलिसी से, तो उसकी वजह से डिमांड बढ़ी। दूसरा जो है वो सप्लाई साइड भी शॉक लगा है, क्योंकि वार होने की वजह से ऑयल प्राइसेस बढ़ गए हैं, तो सप्लाई साइड भी प्रॉब्लम है और डिमांड साइड का भी प्रॉब्लम है। डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई साइड कॉस्ट बढ़ रही है, तो एक तरह का स्टैगफ्लेशन आप बोल सकते हो। उसकी वजह से अभी इकोनॉमी के अंदर आप दुनिया में सभी जगह देख रहे हो हाई इन्फ्लेशन है। US के अंदर आप देख रहे हो कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, और उसकी वजह से जो फेड ने इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, और उसी की देख करके इंडिया ने 2 बार कॉन्टीन्यूसली, एक तो कल और एक उससे पहले 2 बार कॉन्टीन्यूसली जो है वो पॉलिसी रेट बढ़ा दिया है। रीज़न ये बेसिकली कि ग्लोबल इन्फ्लेशन से और लगभग ये जो सप्लाई चेन का कोलैप्स हुआ है यूक्रेन वॉर की वजह से, उसकी वजह से कॉस्ट जो है वो बढ़ रहा है कॉन्टीन्यूसली, और डिमांड साइड पुशअप दिया हुआ है, तो उसकी वजह से ये जो इकॉनमी जो है वो हाई इन्फ्लेशन होकर के दिख रही है, राइट। चैलेंजेस है अभी इकॉनमी के अंदर, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस है, ग्लोबल इकॉनमी की साइड से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स है, लेकिन होपफुली कि इन फ्यूचर में ये जो प्रॉब्लम्स है ये लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल नहीं है, राइट। तो दूसरा अगर हम देखें कि CPI इंडस्ट्रियल वर्कर का ये रहा, राइट, और CPI एग्रीकल्चर लेबर का जो है वो 3.2 रहा। डियर स्टूडेंट, एक इसके साथ में आप ये भी ज़रूर पढ़िएगा, CPI एग्रीकल्चर का जो लेबर है उसका बेस ईयर कौन सा है, 86-87 है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि WTO के अंदर एक बाली पैकेज 2013 में आया था, उसमें एक पीस क्लोज एग्रीमेंट आया है, और उस पीस क्लोज एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग डेवलपिंग कंट्री 10% टोटल एग्रीकल्चर के प्रोड्यूस का 10% से ज़्यादा सब्सिडी जो है वो नहीं दे सकता है। इसलिए वो जो WTO जो प्राइस लेता है वो 86-87 का लेता है, इसलिए हम भी एग्रीकल्चर लेबर के लिए जो प्राइस लेते हैं वो 86-87 का ही लेते हैं, राइट। और ये वाला अगर आप देख लीजिएगा CPI RL का भी अगर आप देखें तो लगभग इतना रहा, ये कोई इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट। तो मेन इंपॉर्टेंट आपका ये वाला और ये वाला रहा है, ये आप थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, राइट। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, तो देखिए डियर स्टूडेंट, तो CPI अभी जो उसका बेस ईयर पिछले साल चेंज हो गया था, 2016 कर दिया गया था, तो आप उसको अच्छी तरह से देखें
कि वो जो मैंने वीडियो बनाया था पिछले साल बहुत ज़्यादा डिटेल में बनाया है, और जो मेरे स्टूडेंट हैं क्लास के वो जो इस वीडियो को देख रहे हैं वो भी अच्छे से समझे कि हमने क्लास के अंदर सीपीआई का बेस ईयर 2016 किया है, और उसके अंदर हमने किसको इम्फेसिस ज़्यादा दिया है, किसका वेटेज ज़्यादा दिया है, वो भी मैंने पिछली बार वीडियो बनाया था। वो वीडियो इस वीडियो के मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, और आप वहाँ से जा कर के उसमें मैं पूरा डिस्क्रिप्शन में मेंशन भी करूँगा कि इतनी मिनट से इतनी मिनट तक देखिएगा। और वो जो पीडीएफ है वो ये इसी पीडीएफ के मैं नीचे इसी पीडीएफ के साथ कंबाइन करके डाल दूंगा, तो एक बार रीडिंग जरूर ले लीजिएगा, राइट। तो अब देखिएगा, अगर हम जर्नल सीपीआई की बात करें तो लगभग हमारा 6.3 जो है वो टारगेट को से ऊपर चला गया है, राइट। और इसके अंदर आपको कोई बहुत ज़्यादा डिटेल में देखने का ज़रूरत है नहीं। डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग, यानी हमारा पिछले फाइनेंशियल ईयर के अंदर कितना फिस्कल डेफिसिट रहा, ये नेट के एग्ज़ाम में आपने देखे प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा जाता रहा है। तो प्राइमरी डेफिसिट हमारा ये रहा है, राइट, रेवेन्यू डेफिसिट हमारा ये रहा है, और फिस्कल डेफिसिट ये रहा है। तो ये आप अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा, इकोनॉमिक सर्वे के अकॉर्डिंग रहा है, राइट। तो देखिएगा, मैं एक बार बेसिक से लेके आ रहा हूँ, इसको आप रीड कर लीजिएगा कि फूड सिक्योरिटी का मीनिंग क्या होता है। तो फूड सिक्योरिटी का मीनिंग है कि फूड देश के अंदर अवेलेबल हो, आम आदमी की पहुंच में हो, यानी कि वो उस फिजिकली पहुंच में हो, यानी एसेसेबल हो, और मॉनेटरी सेंस में भी पहुंच में हो, यानी परचेजिंग पावर की सेंस में भी पहुंच में हो, तो उसको हम बोलते हैं अफोर्डेबिलिटी। तो फूड सिक्योरिटी के अंदर हम 3 चीज़ लेते हैं, एक तो अवेलेबल हो फूड, दूसरा एक्सेसिबल हो, और तीसरा अफोर्डेबल हो। तो अवेलेबिलिटी के लिए हमने एमएसपी दिया है ग्रीन रेवुलेशन, सेकंड ग्रीन रेवुलेशन, जो भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। और एक्सेस के लिए हमने पीडीएस सिस्टम चलाया है, जो राशन शॉप चलाई है, उसके ऊपर हम इशू प्राइस पे देते हैं, राइट। और फूड सिक्योरिटी एक्ट जो लेकर के आए वो अफोर्डेबल हो, सस्ता मिल सके, तो वो फूड सिक्योरिटी एक्ट 2013 जो हम लेके आए हैं, तो उसके अकॉर्डिंग ये फूड सिक्योरिटी की पूरी डेफिनेशन हो गई, राइट। तो अगर हम बात करें सबसे पहले अवेलेबिलिटी के ऊपर, तो आप देखेंगे कि ग्रीन रेवुलेशन जो स्टार्ट हुआ राइस एंड व्हीट के ऊपर 67-68 के अंदर, राइट। सेकंड ग्रीन रेवुलेशन जो स्टार्ट हुआ न्यू एग्रीकल्चर पॉलिसी 2000 के अंदर, एडी के अंदर। और ये डिफरेंट टाइप की रेवुलेशंस है, तो उसके साथ आप ये याद रख लीजिएगा अच्छी तरह से, आपको रीडेबल है, इजीली आप पीडीएफ के अंदर रीड कर लीजिएगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं इसी फूड सिक्योरिटी का फर्दर। तो देखिए, अगर हम आगे बात करें तो मिनिमम स्पॉट प्राइस। अब अगर इश्यू बात है कि वो अवेलेबल कैसे होगा, तो उसके लिए हमने अभी बात किया कि मिनिमम स्पॉट प्राइस। तो मिनिमम स्पॉट प्राइस कौन रिकमेंड करता है, तो रिकमेंडेड बाय द एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश इन 1965। तो ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है डियर स्टूडेंट, ये याद रखना है कि एक्चुअल में सबसे पहले जो रिकमेंडेशंस थी वो एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन इस्टेब्लिश 1965 में ही हुआ था, लेकिन 1985 में उसका नाम चेंज करके CACP रख दिया, यानी कमीशन फॉर एग्रीकल्चर कॉस्ट एंड प्राइस, राइट। तो अगर आपसे अब पूछे कि MSP कौन रिकमेंड करता है, तो CACP, राइट। और ये अनाउंस करती है कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, ठीक है। और एग्रीकल्चर ईयर जो है वो 1 जुलाई से 30 जून का होता है, आप अच्छी तरह से जानते हैं। और MSP जो है वो इस ईयर के स्टार्ट होने से पहले, यानी जून में ही अनाउंस कर दिया जाता है, ताकि इंसेंटिव मिले कि किसान को, और वो इंसेंटिव को दे करके जुलाई के अंदर जो है उसी फसल की बुआई करे जिसके MSP हाई है, राइट। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट स्लाइड में देखते हैं। अब देखिएगा कि MSP जो है वो कितनी कमोडिटी के अंदर है, अक्सर ये पूछा जाता रहा है और इम्पोर्टेंट कंसेप्ट भी है। तो आप ध्यान रखिएगा कि MSP जो है वो डियर स्टूडेंट 23 कमोडिटी के अंदर है अब की बार भी, राइट। और यहाँ पर एक बात और भी ध्यान रखिएगा कि पेडी की 2 वेराइटी है, राइट। कॉटन का भी 2 वेराइटी है, कोपरा का भी 2 वेराइटी है, ज्वार का भी 2 वेराइटी है, और सोयाबीन का भी 2 वेराइटी है। एक क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है पहले पेडी ग्रेड A और कॉमन के बारे में, तो इसलिए ये भी आप ध्यान रख लीजिएगा। और इसके अंदर आपको ये ज़्यादा ध्यान करने की जरूरत है नहीं, राइट। इतना ही इनफ है। तो आप ये कमोडिटी 23 कमोडिटी के ऊपर है, और जो 2 वेराइटी है वो 1, 2, 3, 4 और 5 फसल की 2 वेराइटी है, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। तो डियर स्टूडेंट, अभी तक जो हमने बात किया है वो अवेलेबिलिटी की बात किया है, राइट। अब हम बात करेंगे
एक्सेसिबिलिटी, यानी कि वो पहुंच में हो, फिजिकल पहुंच में हो। तो इसके लिए जो है वो पीडीएस सिस्टम 70 में राशन शॉप और उसके ऊपर इशू प्राइस हमने लॉन्च किया है, राइट। इशू प्राइस वो होता है जो सस्ते रेट के ऊपर 2 रुपये, 3 रुपये और 3 रुपये, 2 रुपये और 1 रुपये के ऊपर जो मिलता है फूड ग्रेन, उसको हम बोलते हैं इशू प्राइस, राइट। जो पीडीएस सिस्टम आया उसको दोबारा से रीमैप्ड किया गया पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के अंदर 1992 के अंदर, राइट। फिर उसको दोबारा से चेंज किया गया 1997 के अंदर टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ये जो मेरे इंडियन इकोनॉमी के नोट्स है उसमें मैंने डिटेल में लिख रखा है, ये मैं 1 पॉइंट के हिसाब से करवा रहा हूँ, राइट। उसके बाद में 2000 के अंदर 2 और स्कीम लाई गई, अंत्योदय अन्न योजना फॉर द पुअरेस्ट ऑफ द पुअर और अन्नपूर्णा स्कीम फॉर द पुअर सीनियर सिटीजन के लिए, राइट। तो ये जो है वो एक्सेसिबल होगा, राइट। अफोर्डेबिलिटी के अंदर हमने नेशनल सिक्योरिटी एक्ट लेके आए 2013 के अंदर, जिसमें रूरल एरिया का 75% और अर्बन एरिया का 50% सब्सिडाइज फूड की जो हमने बात किया था, राइट। 5 किलो जो फूड ग्रेन मिलेगा वो इस रेट के ऊपर, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड हम देखते हैं। अब क्वेश्चन राइज ये होता है डियर स्टूडेंट कि ये जो किसान ने पैदा कर दिया, आप सस्ता भी दोगे, लेकिन वो चैनल कौन सा होगा, कौन स्टोर करेगा, कौन डिलीवर करेगा। तो उसके लिए 1967-68 में जब ये बात किया जा रहा था कि हम फूड जो नॉर्मन बोलो का सीड्स है जिसकी प्रोडक्टिविटी बहुत हाई है, तो वाजिब सी बात है कि वो सीड्स जो है वो कम से कम मौसम के ऊपर डिपेंड होता है और ज़्यादा से ज़्यादा रेगुलेटेड वाटर सप्लाई उसको चाहिए, प्लेन एरिया चाहिए और मानसून से कम ऐसा एरिया चाहिए जहाँ मानसून कम से कम इफ़ेक्ट करता हो इन्वायरमेंट। तो उसके लिए हमने नॉर्थ इंडिया का पोर्शन जो है वो चूज़ किया, पंजाब, हरियाणा और वेस्ट यूपी का। आपको मालूम है कि जब मानसून्स आती है तो ये मानसून्स के जो आता है वो मानसून हिमालय को टकरा करके लगभग बिहार में और उधर ही बरस जाता है। तो ये जो एरिया होता है इधर कम मानसून वाला एरिया है, तो उसकी वजह से यहाँ जो बेनिफिट्स आते हैं तो उसकी वजह से यह मानसून कम आता है और रेगुलेटेड ऊपर से हिमालय से जो नदियाँ आती है वो रेगुलेटेड वाटर सप्लाई होता है। तो हमने मेनली इसी एरिया के अंदर फोकस किया था, राइट। तो देखिएगा कि एफसीआई जो है वो 1964 के अंदर बनाया गया ताकि जो पैदा होगा उसको प्रोक्यूर किया जा सके। और एफसीआई के जो टारगेट्स है ये पूछ लिए जाते हैं अक्सर और नहीं भी पूछे जाते, तो आपको समझ भी होना चाहिए कि एफसीआई के जो स्टोरेज के नियम है वो 1 अप्रैल को एफसीआई के पास इतना मिलियन टन होना चाहिए, 1 जुलाई वाले दिन इतना होना चाहिए, ये कंट्री में सिक्योरिटी के पर्पज़ से हम देखते हैं, और 1 अक्टूबर में इतना होना चाहिए, 1 जनवरी को इतना होना चाहिए, राइट। टोटल फूड जो इसका कैपेसिटी है वो इतना है और इसे प्राइवेट के साथ मिल करके टोटल जो कैपेसिटी है वो इतना है इनका, राइट। तो ये आप रफली माइंड में रखिएगा डियर स्टूडेंट। और इंडियन इकोनॉमी का जो स्टोरी है वो सो इंटरेस्टिंग, लेकिन आज हमारा जो टारगेट है वो टोटल का जो बेसिक हमारा टारगेट है वो इंटायरली करंट अफेयर के ऊपर है। तो आप यहाँ से 1 लाइनर रखिएगा और आपके एग्ज़ाम के अंदर बहुत ज़्यादा ये हेल्प करेगा। तो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। देखिएगा एग्रीकल्चर के अंदर अगर हम बात कर रहे हैं तो एग्रीकल्चर के अगर हम थोड़ा सा सेंसस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अक्सर यहाँ से क्वेश्चंस आते हैं। तो एग्रीकल्चर का सेंसस 5 साल के अंदर होता है। फर्स्ट 1971 में हुआ था और 10th जो है वो 15-16 में हुआ था और 11th के बारे में अभी की जा रही है, राइट। तो देखिएगा इंडिया के अंदर जो 10th जो एग्रीकल्चर सेंसस है उसके ये बेसिकली डेटा है कि ऑपरेशनल होल्डिंग इंडिया के अंदर यहाँ से इतना बढ़ गया है, मार्जिनल कैटेगरी का इतना % किसान है, स्मॉल कैटेगरी का इतना है, सेमी मीडियम इतना है, मीडियम इतना है और लार्ज इतना है, राइट। और एवरेज ऑपरेटेड एरिया जो है वो इससे घट करके इतना हो गया है, राइट। और जो फीमेल का होल्डिंग है एग्रीकल्चर के अंदर, लैंड होल्डिंग जो है वो लगभग इतना % होल्डिंग है। अब एक कंसेप्ट इंपॉर्टेंट है, पहले भी क्वेश्चन पूछा गया कि फूड ग्रेन किसको कहते हैं। तो फूड ग्रेन में डियर स्टूडेंट सीरियल, को सीरियल और पल्सेस, ये 3 चीज़ फूड ग्रेन के अंदर आता है। और सीरियल के अंदर आता है राइस और व्हीट, राइट, ये ध्यान कर लीजिएगा। तो मैंने यहाँ देखो मेंशन किया है कि फूड ग्रेन सीरियल, को सीरियल एंड पल्सेस। अगर आपसे पूछा भी जाए व्हाट डू यू मीन बाय फूड ग्रेन, तो सीरियल, को सीरियल एंड पल्सेस। सीरियल में क्या क्या आएगा,
राइस एंड व्हीट को सीरियल में क्या क्या आएगा, जिसके अंदर मोटा अनाज जिसको हम बोलते हैं मक्का, ज्वार, बाजरा, रागी, जौ वगैरह, राइट। पल्सेस के अंदर आप अच्छी तरह से जानती है, सब मिलके क्या बनाता है, फूड ग्रेन। आगे हम डिटेल में फूड ग्रेन पे बात करेंगे। नॉन फूड ग्रेन के अंदर ये आ जाएंगे, राइट। तो अब हम बात करते हैं कि इंडिया में फूड ग्रेन होता कितना है, तो देखिएगा, राइट। नेक्स्ट स्लाइड देखिएगा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, फूड ग्रेन। अब आपने अच्छी तरह से जान लिया है कि फूड ग्रेन होता क्या है, राइट। तो फूड ग्रेन के अंदर अगर हम बात करें तो देखिए, फूड ग्रेन जो 21-22 के अंदर हमारा जो टारगेट था फूड ग्रेन का, उसके ऊपर अगर हम बात करें तो फूड ग्रेन का मीनिंग सीरियल, को सीरियल एंड पल्सेस, राइट। फूड ग्रेन 21-22 का हमने टारगेट इतना लिया था डियर स्टूडेंट कि 307 मिलियन टन पैदा करेंगे, और एक्चुअल में हुआ है 316 मिलियन टन, क्योंकि अब की बार मानसून अच्छा रहा, राइट। और अब हमने 22-23 के लिए जो टारगेट ले रखा है वो 328 मिलियन टन का टारगेट ले रखा है, ये आप याद रखिएगा, राइट। अगर हम प्रोडक्शन की बात करें कि प्रोडक्शन कितना रहा है, तो राइस का प्रोडक्शन लगभग 127 मिलियन टन रहा है, व्हीट का प्रोडक्शन 111 मिलियन टन रहा है, राइट। और पल्सेस जो है वो इतना रहा है, और को सीरियल जो है वो बेसिकली इतना रहा है, मोटा अनाज, राइट। अगर हम बात करें कि राइस सबसे ज़्यादा कहाँ पर पैदा होता है, तो राइस वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा पैदा होता है, दूसरे नंबर पे उत्तर प्रदेश है, और तीसरे नंबर पे पंजाब है, राइट। व्हीट की अगर हम बात करें, सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और मध्य प्रदेश में और पंजाब में। ये सीक्वेंस याद रखिएगा, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये वाला पूछें तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, राइट। अगर हम अब बात करें पल्सेस के बारे में, तो सबसे ज़्यादा पल्सेस मध्य प्रदेश में हुई है, उसके बाद में राजस्थान में हुआ है, और उसके बाद में जो हुई है वो महाराष्ट्र के अंदर हुई है। ये सीक्वेंस आप याद रखिएगा डियर स्टूडेंट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये वाला सेक्शन आप पूरी पीडीएफ के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, राइट। तो नेक्स्ट स्लाइड अगर हम देखते हैं तो देखिएगा, नेक्स्ट स्लाइड के अंदर अगर हम बात करें कि मेज़ के अंदर, मक्के के अंदर सबसे ज़्यादा कर्नाटका के अंदर है, राइट। अगर आपसे पूछा जाए कि टोटल फूड ग्रेन इंडिया में कौन से स्टेट में सबसे ज़्यादा होता है, तो वो टोटल फूड ग्रेन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, उसके बाद में मध्य प्रदेश, और उसके बाद में पंजाब। ये आप ऊपर से कंबाइन भी कर सकते हैं, राइट। शुगर केन सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश में होता है, और जो ग्राउंड नट्स है वो गुजरात में होता है, कॉटन महाराष्ट्र में होता है। एक सबसे इम्पोर्टेंट नोट है कि इंडिया में फूड ग्रेन अवेलेबल कितना है पर दिन का, तो लगभग 507 ग्राम पर कैपिटा अवेलेबिलिटी है, राइट, पर डे के अकॉर्डिंग। तो हम देखते हैं कि सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट एफसीआई जो है वो कहाँ से करता है। अक्सर ये क्वेश्चन पिछले 2 साल से 1 साल पहले पूछा गया था कि राइस का प्रोक्यूरमेंट सबसे ज़्यादा कहाँ से होता है, इसलिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो इसके ऊपर हम आज डिस्कस अभी हम देखेंगे कि किससे ज़्यादा होता है। एक बात आप यही देखिएगा कि एफसीआई प्रोक्योरमेंट वहीं से ही करेगा जहाँ पर सरप्लस हो। कुछ आप पीछे जो एग्रीकल्चर के फार्म्स बिल आए उसके ऊपर डिस्कस हुआ कि बिहार के अंदर वो जो है वो वहाँ पर कानून हटा दिया गया। एक्चुअल में वहाँ कानून इसलिए रेलिवेंस नहीं रहा था क्योंकि सरप्लस नहीं था। जहाँ पर सरप्लस नहीं होता वहाँ पर एफसीआई कैसे कोई गोदाम लगाएगा, कितना कॉस्टली पड़ता है, राइट। तो देखिएगा यहाँ पर अगर हम बात करें व्हीट के बारे में, राइस के बारे में, तो राइस सबसे ज़्यादा जो है वो प्रोक्यूरमेंट होता है, वो सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट पंजाब से होता है क्योंकि पंजाब के अंदर सरप्लस बहुत है और तभी ये एमएसपी का प्रॉब्लम्स जो है वो पंजाब में ज़्यादा राइज हुआ है। दूसरे नंबर का जो प्रोक्यूरमेंट है वो तेलंगाना से सबसे ज़्यादा हो रहा है। तीसरे नंबर पर आता है छत्तीसगढ़, राइट, और चौथे नंबर पे जो आता है वो बेसिकली आपका यूपी आता है, राइट। तो वेस्ट यूपी से यहाँ से ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट होता है। तो ये आप याद रखिएगा कि सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट पंजाब से, दूसरे नंबर पे तेलंगाना पे, तीसरे नंबर पे छत्तीसगढ़ और चौथे नंबर पे यूपी पे राइस का प्रोक्यूरमेंट करती है एफसीआई, राइट। नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम देखें व्हीट का प्रोक्यूरमेंट की बात करें डियर स्टूडेंट, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है राइस और व्हीट का दोनों का। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो देखिएगा कि अगर हम देखें कि सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट जो है व्हीट का कहाँ से करती है एफसीआई, तो सबसे ज़्यादा प्रोक्यूरमेंट पंजाब से ही करती है व्हीट का भी, राइट। तो आपने देखा राइस का भी पंजाब से हुआ था और व्हीट का भी पंजाब से है और दोनों पे एमएसपी है, राइट।
और हरियाणा से उसके बाद में जो प्रोक्योरमेंट करती है एमपी से, और उसके बाद में होता है हरियाणा से। तो ये 3 आपको याद रखना है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस बन जाते हैं और मेरे को लगता है नेट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। और क्योंकि डियर स्टूडेंट, ठीक है, इसके अंदर से इतना सब कुछ पढ़ने से 2 से 3 क्वेश्चंस, 5 इतने क्वेश्चंस आने की संभावना रहती है। लेकिन देखिए, कोई भी एग्ज़ाम होता है उसके ऊपर आप ऐसे नहीं बैठ सकते हैं कि नहीं आएगा हम छोड़ देते हैं, नहीं। एग्ज़ाम कोई भी हो उसके अंदर आप पूरा प्रिपरेशंस करके बैठते हैं और प्रिपरेशन के बेस पे एग्ज़ाम में बैठा जाता है, ना कि जर्नल गैस करके बैठते हैं कि नहीं चलो देखते हैं क्या होता है। तो आप पूरा प्रिपरेशन कीजिएगा और आप देखिएगा एग्ज़ाम में सिर्फ एक डेटा याद किया हुआ इंपॉर्टेंट नहीं होता है, डेटा जो भी है वो माइंड में अगर आपके, तो और भी आंसर देने के लिए, आपको एक जनरल आंसर देने के लिए भी आपका वो माइंड जो है वो लॉजिक ढूंढ ले आता है कि हमने देखा है कि लगभग एग्री के डिमांड के अंदर सी का रोल इतना होता है, NX इतना होता है, I इतना होता है, तो वाजिब सी बात G इतना होता है, तो I लगभग 30 के नियर अबाउट बैठेगा। तो एक आपको याद भी नहीं है तो आपको ये भी मालूम हो जाएगा सेविंग भी लगभग 30 के आसपास बैठेगा, क्योंकि सेविंग और इन्वेस्टमेंट मोर और लेस अप्रॉक्सीमेटली इक्वल होता है। तो आप इस तरह से बहुत सारी चीज़ का आंसर दे सकते हैं, राइट। तो ये आज के लेक्चर के अंदर था। कल नेक्स्ट लेक्चर पे हम बहुत ज़्यादा डिटेल में बात करने वाले हैं बजट के ऊपर, और जो कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक रहा है। आगे वाले पीरियड के अंदर भी हम डिस्कस करेंगे इंडियन डेट स्ट्रक्चर के बारे में। तो ये वीडियो लेक्चर के साथ आप जुड़े रहें और पूरा डिटेल में इसको देखते जाएं, ठीक है। थैंक यू सो मच।